Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my classes. So students, हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में जैसा कि आपको याद होगा हम नेट JRF पेपर 1 यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे हैं और ये लेक्चर सीरीज़ आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 को कवर कर रही है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर नंबर 6 में एक नया टॉपिक यूनिट 1 का शुरू करा था, जिसमें कि हम इफ़ेक्टिव टीचिंग के फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टीचिंग से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो हम अब लेक्चर नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको पिछला लेक्चर भी समझ में आया होगा और इस लेक्चर को भी आप अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे इस लेक्चर सीरीज़ का ट्रेंड है, जिसमें हम लेक्चर के एंड में एक होमवर्क असाइनमेंट देते हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस इट एट होम। और नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले हम उस होमवर्क क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट लेक्चर का होमवर्क क्वेश्चन था, हाउ विल यू डिमॉन्स्ट्रेट योर इम्पार्शियल बिहेवियर। ये टीचर के एस्पेक्ट पे बात की जा रही है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बाय मेंटेनिंग हाई सेल्फ एस्टीम एंड ईगोइस्टिक बिहेवियर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बाय मेकिंग ओन बिहेवियर मोर बैलेंस्ड एंड फेयर। ऑप्शन सी, बाय असॉल्टिंग द टीचर। ऑप्शन डी, बाय क्रिटिसाइजिंग द टीचिंग कम्युनिटी। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? सेल्फ एस्टीम और ईगोइस्टिक बिहेवियर इज़ नॉट करेक्ट फॉर द टीचर। Assaulting the teacher is completely unfair. Criticizing the teaching community बिल्कुल ठीक बात नहीं है। So that means option B is the correct answer. By making own behavior, अपने ही व्यवहार को हम क्यों ना balanced और fair बना लें, ताकि हम impartial behavior को demonstrate कर पाएँ क्लास में। So this is the right answer students. अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। जिससे पहले हम एक कोट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि लर्निंग और टीचिंग से रिलेटेड है। नेवर स्टॉप लर्निंग, फॉर व्हेन वी स्टॉप लर्निंग वी स्टॉप ग्रोइंग। बिल्कुल ठीक बात है, ल्यूमैन साहब ने इसको बोला है और बिल्कुल सही विचार है ये, कि लर्निंग है तो लाइफ है, राइट? बिकॉज लाइफ इज एक्चुअली द सेकेंड नेम ऑफ लर्निंग। वी शुड कीप ऑन लर्निंग टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ। अगर हमने लर्निंग छोड़ दी, डैट मीन्स हमने अपनी ग्रोथ छोड़ दी। बिल्कुल ठीक बात है। लेट्स मूव अहेड। लर्निंग फैक्टर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या लर्निंग फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उस पार्ट पे हम इन लर्निंग फैक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मेन फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स जो हैं वो सब फैक्टर्स भी कहलाते हैं। मेन फैक्टर्स को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पे कुछ मेन फैक्टर्स दिए गए हैं जो हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि हमारी लर्निंग इफ़ेक्टिव होती है। बिकॉज लर्निंग एंड टीचिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द परफेक्ट आउटकम। अगर टीचिंग अच्छी होगी तो लर्निंग अच्छी होगी। इफ़ यू आर लर्निंग इन अ राइट वे, सो टीचिंग इम्पैक्टफुल हो सकती है। ओनली टीचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट सो। लर्निंग एंड टीचिंग बोथ शुड बी इन अ अप्रोप्रिएट एंड बैलेंस्ड वे। जिसमें नंबर 1 फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। आपकी जो आप लर्न कर रहे हैं, जो आप इनटेक कर रहे हो, जो आप ग्रास्प कर रहे हो, उसकी गहराई कितनी है? क्या आपको जो कंटेंट, जो इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट टीचर क्लास में शेयर कर रहा है, आपको जो टॉपिक समझा रहा है, क्या आप उसी वे में उसको इनटेक कर रहे हो? क्या आप उन्हीं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ उसको ग्रास्प कर रहे हो? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ योर अटेंशन लेवल, योर लर्निंग लेवल इज़ नॉट एट पार, तो आपको टीचर, चाहे कितना भी अच्छा टीचर हो, आपका लर्निंग प्रपोर्शन हमेशा पुअर होगा। आप उतना लर्न कर ही नहीं पाएंगे अगर आपकी लर्निंग अटेंशन नहीं है, अगर आपकी इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग अप्रोप्रिएट नहीं है। देन कंटेंट रिटेंशन, कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसका कितना कंटेंट आप रिटेन कर रहे हो। सपोज ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप 100% उसको रिटेन कर लें, बिकॉज टीचर का जो लेवल है रिटेंशन का और जो स्टूडेंट का है, उस प्रपोर्शन में डिफरेंस होता ही है। जो टॉपिक टीचर उसका मास्टर है, टीचर हैज़ द एक्सपर्टीज़ ऑफ दैट टॉपिक,
और जो स्टूडेंट है वो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो इस वजह से 100% रिटेंशन इज़ नॉट पॉसिबल, बट एक सही प्रपोर्शन में अगर आप उस कंटेंट को रिटेन करते हो तो भी आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी, राइट। देन जॉयफुल लर्निंग, आप फोर्सफुल लर्निंग नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती आप क्लास में आप सोचो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, छोटे बच्चे को अगर हम ज़बरदस्ती स्कूल भेजेंगे, क्लास 4 क्लास 5 का बच्चा है, उसका मन नहीं है स्कूल जाने का, हमने कहा नहीं आप ज़बरदस्ती जाइए बैठिए, तो आपको लगता है कि जो उसने फुल डे क्लास में निकाला, स्कूल में निकाला, क्या उसने कुछ भी लर्न किया होगा? या हमने किसी बच्चे को ज़बरदस्ती किताब लेकर बिठा दिया और आपने कहा कि भाई पढ़ो, आप कैसे नहीं आप पढ़ेंगे? तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज लर्निंग कम्स फ्रॉम इनसाइड। आपके अंदर से वो इच्छा जागनी चाहिए, आपके अंदर से वो विलिंगनेस आनी चाहिए कि आप लर्न करें, आप पढ़ना चाहें। जैसे एक सेइंग है जिसमें कि आप यू कैन जस्ट मेक अ पोनी reach to the pond, but you cannot force a pony to drink a water। ये एक सेइंग, एक पॉपुलर सेइंग है कि आप एक जानवर को पानी के स्थान तक ले जा सकते हैं, कि आपको लगता है कि उसको प्यास लगी है, उसको पानी पीना है, लेकिन वो पानी पिएगा या नहीं पिएगा ये उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जब तक वो खुद से पानी नहीं पिएगा, कोई उसका जो मालिक है वो उसको पानी नहीं पिला सकता। ठीक इसी तरह कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है और वो खुद से नहीं पढ़ना चाहता, तो उसको कोई पढ़ा नहीं सकता, राइट। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेवल टू लेवल, आप देखिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा जब पहली बार स्कूल ज्वाइन करता है और जब वो क्लास 5 तक पहुंचता है, देन 8 तक पहुंचता है, तो उसका जो एक अप्रोप्रिएट उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए वो सही प्रपोर्शन में होना चाहिए। अगर सही प्रपोर्शन में आ रहा है तो हर लेवल में बदलने वाले कंटेंट को वो ग्रास्प कर पाएगा, क्योंकि हर क्लास में, हर स्टैंडर्ड में आपका जो कंटेंट लेवल है वो इंक्रीज़ होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाउन है, ग्रामर में अगर हम बात करें या हिंदी में संज्ञा की बात करें, तो ये हमको पढ़ाना तो नर्सरी से शुरू हो जाता है, लेकिन ये क्लास 12 तक हमको इंग्लिश, अगर हमारे पास इंग्लिश जो भाषा है एज अ थर्ड लैंग्वेज, वो उसमें भी नाउन होता है, लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस? लेवल का डिफरेंस होता है कि जिस बच्चे को नर्सरी में नाउन बताया जाता है उसका लेवल कम्प्लीटली बहुत ही लोएस्ट लेवल है, और जो बच्चा 12th में नाउन पढ़ रहा है उसका लेवल कम्प्लीटली डिफरेंट है। सो दिस इज़ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर लर्नर में वो लेवल रिवील करेगा, वो उसी लेवल में कंटेंट को ग्रास्प करेगा, तो भी एक इफेक्टिव लर्निंग पॉसिबल हो सकती है। देन सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग, आप खुद से उत्साहित हो, खुद से आप प्रेरित हो कि भाई मेरे को ये सीखना है, मेरे को ये इसको समझना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी टॉपिक को समझ, अगर आप जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने JRF की तैयारी कर रहे हैं और इस बार ठान लिया है हमने कि हम JRF लेके रहेंगे, हमें JRF compete करना ही करना है, ताकि एक सुनहरा भविष्य हम हमारा स्वागत करे, हम एक सुनहरे भविष्य को पा पाएँ। उसका जो गेटवे है वो JRF है। कैसे JRF है? क्योंकि JRF आप compete करेंगे, आपको एक सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में PhD का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंड उसके बाद जीवन एकदम बदल जाएगा। हम अभी राइट नाउ हम उसको अज्यूम भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के गेट ओपन होते चले जाएंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है कि मेरे को ये करना ही है, सुनहरे भविष्य को पाना ही पाना है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देगा। जो बच्चे खुद से, जो स्टूडेंट खुद से ये चाहते हैं कि मुझे ये पाना है, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड्स के एग्जाम में एक बच्चे ने सोचा मुझे अपने कॉलेज, अपने स्कूल में टॉप करना ही करना है, इसके लिए मुझे पढ़ूंगी और मैं पढ़ूंगा, मैं उतने घंटे जितना भी रिक्वायर्ड है मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे का लेवल ऑफ लर्निंग कहीं और ही होगा व्हेन द student is self motivated. Then self directed, only the self motivation is not enough। आप केवल आप ये सोचते रहें कि मेरे को तो ये करना ही करना है और मैं ये करके रहूँगा, लेकिन इफ़ यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट इन दैट मैनर, तो भी आपको रिजल्ट्स डिजायर्ड नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट ने सोच तो लिया कि मैं स्कूल में टॉप करूँगा, इस बार बोर्ड्स में मेरे टॉप 5 में मार्क्स आएंगे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन आप यू आर नॉट
पुटिंग योर एफर्ट्स इन अ सही इन अ राइट डायरेक्शन। आपने टाइम टेबल प्रॉपर नहीं बनाया, आपने अपने समय का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, आपने केवल आप प्लान बनाते ही रह गए और उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम जब था तो आपने किया नहीं। जैसे वो एक कहानी है ना जिसमें कि एक मिल्कमैन होता है, वो एक दूध का कटोरा लेकर आता है, दूध भर कर लाता है। तो वो सोचता है कि अगर क्यों ना मैं अपनी एक गाय ले लूँ, फिर मैं अपना एक जो मिल्क डेयरी मिल्क होता है उसको मैं डिपो बना लूँ, और फिर उसके बाद मैं अपनी एक फैक्ट्री डालूँगा जिसमें कि मेरे मिल्क प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर मैं कंट्री का सबसे बड़ा एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा। और ऐसा सोचते सोचते वो इतना खुश हुआ कि उसने अपना हाथ खुशी से ऐसे हवा में लहराया और वो दूध का कटोरा सारा का सारा लुढ़क गया। तो उसके जो ख्वाब, उसके जो ड्रीम्स थे, वो सब हवा में बह गए। तो इस तरह से हमें जो भी अपना जो हमारे ड्रीम्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए हमारे एक्शन भी उसी दिशा में होने ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे मेन फैक्टर्स जो लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अदर फैक्टर्स, जिसमें कि जो अदर फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि सपोर्टिव फैक्टर्स भी हम इनको मान सकते हैं कि जो मेन फैक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि नंबर 1 है बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समवेयर, कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर वो कहीं एवरेज फैमिली से है जहाँ पर कि डेली का थोड़ा सा संघर्ष है, मे बी वो कोई लर्नर सपोज स्कूल में आ रहा है, लेकिन बहुत दूर से उसका जो गांव है जहाँ पर उसका रेजिडेंस है, वो कई किलोमीटर 15-20 किलोमीटर से बेचारा साइकिल चला कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लर्निंग लेवल है वो कहीं नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो थका हुआ, चिंता से घिरा हुआ है, तो उसकी लर्निंग उससे इम्पैक्टफुल होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ स्टडी मटेरियल। जो आप स्टडी मटेरियल रेफ़र कर रहे हैं, जिसको आप पढ़ रहे हैं, वो किस लेवल का है। देखिए, ये यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कोट करना चाहूँगी कि आज का ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यू पीपल हैव सो मच ऑफ मटेरियल, सो मच ऑफ सपोर्ट, सो मच इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ हार्ड कॉपी। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन इस बहुत कुछ में ये देखना, परखना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट है और कौन सा बेस्ट है जो आपके लिए, क्योंकि बेस्ट की परिभाषा भी हर किसी के लिए डिफरेंट है। आप उसको देखिए कि आपके लेवल को समझते हुए किस स्टडी मटेरियल को आपको ऑप्ट करना चाहिए जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। सो इस तरह से स्टडी मटेरियल का चुनाव भी एक लर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल आप सारी किताबें खरीदते जाएं, एक फ्रेंड ने आपको एक रेकमेंड करा, आपने वो ले लिया, दूसरे फ्रेंड के पास गए, आपने कहा जी ये तो बहुत बढ़िया है, इससे आप पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर कर लोगे, आपने वो भी खरीद ली। फिर कहीं और गए तो आपने कहा ये नोट्स बहुत बढ़िया हैं, अगर आप इससे पढ़ेंगे तो इससे आप बिल्कुल हो जाएगा आपका क्लियर, आपने वो भी ले लिए। सो दिस इज़ नॉट गुड। आप पहले सबको एनालाइज करो, आपका क्या लेवल है उसको परखो, देन उसके बाद आप एक सही स्टडी मटेरियल और सही प्रपोर्शन में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ले लेने से सक्सेस अश्योर नहीं होती है, राइट। सो स्टडी मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आपके चारों तरफ का माहौल कैसा है, जैसे स्पेस की बात करें, फिज़िकल कंडीशन की बात करें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें। सपोज़ आपका जो पढ़ने का स्थान है, आप जहाँ सपोज़ घर की बात अगर हम करें तो हमेशा माना जाता है कि आपका जो स्टडी प्लेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। आपकी टेबल पे क्या सामान रखा है, आप कितना रोशनी है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर कितना नेचुरल एयर आ रहा है, क्रॉस वेंटिलेशन है, वहाँ पर घुटन तो नहीं है, या आपने बहुत ज़्यादा पिक्चर से, बहुत ज़्यादा जो लाइट से उसको बहुत ज़्यादा चकमक तो नहीं करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टूडेंट के चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है। देन फिज़िकल कंडीशन, अगर आप फिज़िकली
फील कर रहे हैं कि आप लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ही आप उस लर्निंग को ग्रैस्प कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, जैसे कि हमने जो अभी स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, वो 15 किलोमीटर दूर से साइकिल चलाकर अगर क्लास में आता है, तो फिजिकली दैट पर्सन इज़ नॉट सो वेल, उसको टाइम चाहिए अपने आप को संभालने के लिए, देन दैट पर्सन विल एबल टू ग्रास्प द लर्निंग मटेरियल। सो यहाँ पर फिजिकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट, आप जो आपका मेंटल सेटअप है, आप इस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या है, इस पर भी निर्भर करता है कि जो आप पढ़ रहे हैं क्लास में वो आपको कितना समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसकी मदर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो घर से जब निकला था तो मदर को हाई फीवर था, मेडिसिन उसने दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी उसका मन अपनी माँ में लगा हुआ था, अपने मदर के साथ उसका मन जुड़ा हुआ था। क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा था, भले ही वो एक अच्छा स्टूडेंट था, लर्निंग के लिए बहुत ही झुका हुआ, उसका झुकाव था लर्निंग की तरफ, पढ़ाई की तरफ, उसको जीवन में भविष्य में कुछ बनना था, लेकिन राइट नाउ अभी उसका जो मनोस्थिति है वो लर्निंग सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि उसका मन कहीं और लगा हुआ है ना, तो उसका ध्यान एकाग्र नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं। देन मोटिवेशन, यहाँ पर दो तरह के मोटिवेशन की बात की गई है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना स्टूडेंट्स। मोटिवेशन तो होता है, आपको पता है प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप कितना प्रेरित हैं, ये इंपॉर्टेंट है एक लर्नर के लिए। अगर इंट्रिंसिक लर्निंग की बात करें तो हमारे मन से जो प्रेरणा उभरती है कि हम ये ठान लेते हैं कि हम ऐसा करके रहेंगे, हमें ऐसा करना ही है। एक बच्चे के मन में बचपन से कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का अगर ऐसा झुकाव है उसके मन में, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे देश में ही हैं, जिसमें कि एक बच्चे का बचपन से ही ये था कि मुझे कुछ करना है। हम कहीं दूर ना जाएं, हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को ही देखें, पीएम मोदी जी, बचपन से ही वो एक बहुत ही मामूली परिवार से बिलोंग करते हैं, और लेकिन उनके घर का माहौल बहुत ही इंटेलेक्चुअल था, उनके पिताजी उनको अच्छी शिक्षा देते थे, माँ का बड़ा ही गहरा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा है, और बचपन से ही जो नरेंद्र मोदी जी थे उनको जीवन में कुछ बनना ही था, ये उनके अंदर की एक प्रेरणा स्रोत था। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जब कोई बाहरी कोई ऐसा माध्यम हमारा प्रेरणा का स्रोत बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आसपास देखा, आपने देखा आपकी पड़ोसी जिनके साथ बड़े ही फैमिली टर्म्स थे आपके, और वहाँ उनका जो बेटा था उसने आईएएस की परीक्षा में टॉप किया, और पूरे इंडिया में उसने ऑल इंडिया लेवल पर टॉप रैंकिंग में आया, तो उसकी बड़ी प्रशंसा हुई, और आप भी उनसे बड़े प्रभावित हुए कि कितनी अच्छी बात है, अपने देश की सेवा करने का मौका तो मिला ही, साथ में पढ़कर इतनी मेहनत करके उन्होंने कितना अच्छा स्थान प्राप्त किया। तो आपको कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिली, और आपने ये ठान लिया कि मैं भी ऐसा ही करके दिखाऊंगा, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर हमने कुछ ठान लिया तो हम ऐसा ज़रूर कर पाएंगे, ये तय बात है, हमको कोई रोक नहीं सकता। तो आपका प्रेरणा स्रोत कोई बाहर से बना, और ये कहलाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देन लर्निंग सपोर्ट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक लास्ट फैक्टर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना स्टूडेंट्स। लर्निंग सपोर्ट की अगर हम बात करें तो दो तरह के लर्निंग सपोर्ट यहाँ पर होते हैं, एक तो ह्यूमन लर्निंग सपोर्ट और एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि टेक्नोलॉजिकल लर्निंग सपोर्ट। ह्यूमन सपोर्ट जैसे आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं। सपोज़ एक बच्चा है जो क्लास में जाता है, उसका पढ़ने का बहुत इच्छा है, लेकिन जो टीचर हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत जल्दी से गुस्सा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट उस टीचर के साथ या उस लर्निंग के साथ नहीं बैठ पाएगा उस बच्चे का। रादर कि एक टीचर जो एक बैलेंस्ड व्यवहार के साथ, एक बैलेंस्ड बिहेवियर के साथ बच्चों को हैंडल करता है, और अगर बच्चे को कहीं टोकना है तो टोका, लेकिन अप्रिशिएट करना है तो अप्रिशिएट भी किया, तो उस स्टूडेंट के साथ उस टीचर का कनेक्ट और उस स्टूडेंट का लर्निंग की तरफ झुकाव हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक इसी तरह पेरेंट्स, अगर घर में आपको पेरेंट्स लगातार आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, आप अगर कहीं कुछ आप
आपको नहीं आप अचीव कर पाते हैं, तो भी पेरेंट्स कहते हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, दूसरा मौके को पकड़िए और उसमें कम्पीट करिए। कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए इस बार आपने JRF कम्पीट नहीं किया, कोई बात नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करो, आपको जो और सपोर्ट चाहिए वो हम आपको देंगे, आप नेक्स्ट JRF ज़रूर कम्पीट करोगे। तो आप उस बच्चे का जो मनोबल है वो बहुत बढ़ जाएगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, राइट। देन इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल जो सपोर्ट होता है, जैसे ऑडियो, वीडियो एंड कंप्यूटर। अब आज आपकी जनरेशन जो है उसमें आपको इतना सपोर्ट मिलता है, आप जो चाहें, केवल यू आर अ क्लिक अवे फ्रॉम दैट कंटेंट। आपने एक क्लिक किया, भले ही आपने अपने मोबाइल पर किया, आपने कंप्यूटर पे किया, लैपटॉप पे किया, टैब पे किया, आपको एक शब्द समझ में नहीं आ रहा, एक टर्म का मतलब समझ में नहीं आ रहा, आप केवल उसको टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको उसका पूरा विकिपीडिया आपके सामने आ जाएगा। सो यू हैव अ इनफ कंटेंट टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। सो ये जो एक टेक्नो फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है आज की जनरेशन के लिए, ये बहुत बड़ा लर्निंग सपोर्ट है स्टूडेंट्स, बिलीव मी, एंड यू शुड यूटिलाइज दिस इन अ राइट मैनर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लिए ये जो एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उसको आप उसी दिशा में इस्तेमाल करें, चाहे वो ऑडियो मटेरियल हो, वीडियो मटेरियल हो, कंप्यूटर मटेरियल हो, आप उसको सही दिशा में अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे ये जो लर्निंग फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। नाउ जैसे कि आपको पता होगा कि हम अपने कंटेंट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसी से रिलेटेड MCQ प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि साथ साथ MCQ प्रैक्टिस करने से हमारा जो प्रिपरेशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है, अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल एक्सेप्ट, यानी कि टीचर से ये सभी आशाएं रखी जाती हैं जो ऑप्शन में दी हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक टीचर से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए, हेल्प pupil to solve their problems. Option B, participation in community activities. Option C, taking interest in politics. Option 4, sponsor club and other school affairs. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स की, अपने जो विद्यार्थी हैं, शिष्यों की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे। पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़, जो भी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल सर्विसेज होती हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करे। देन स्पॉन्सर क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ एक स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो अधिक से अधिक उनको ऑर्गेनाइज करें, स्पॉन्सर करें। लेकिन टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स इज़ नॉट रेलिवेंट हियर, सो यहाँ टीचर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक के बटन दबा दीजिए, इसमें डिले नहीं करिए, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले नए लेक्चर की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन ऑर्डर टू डेवलप रैपॉर्ट विद योर पीपल यू शुड, आपको क्या करना चाहिए उनके साथ एक अच्छा जो रिलेशन है वो मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ऑप्शन ए आपको दिया है, बिहेव देम इन अ डेमोक्रेटिक वे। ऑप्शन बी, गाइड देम। ऑप्शन सी, हैव कम्युनिकेटिव एबिलिटी। और ऑप्शन डी, ऑल द अबव। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है, क्योंकि आप डेमोक्रेटिव वे में जो बात करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप इनिशियल लेवल पर अगर आप एक रैपॉर्ट डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। टिक कर लीजिए अपने पास। और देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास, क्या वो आपको डिस्टर्ब करता है? आप सभी कहीं ना कहीं टीचर हैं, स्कूल में, कॉलेज में, आपको वो बच्चा, वो स्टूडेंट कैसा लगता है जो लगातार आपसे सवाल पूछ रहा है? सो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है, शुड बी एनकरेज टू फाइंड आंसर्स इंडिपेंडेंटली, क्या आप उसको कहेंगे आप खुद ही अपने इसके सवाल ढूंढिए और बताइए? या ऑप्शन बी
ही शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम डिस्कशन, या आप उसको और भी क्लासरूम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करोगे। या ऑप्शन सी शुड बी एडवाइज टू मीट द टीचर्स आफ्टर द क्लास, या आप बोलोगे कि बाद में आकर मुझसे क्लास के बाद आकर मिलना। या ऑप्शन डी शुड बी इनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, या आप उसको इनकरेज करोगे कि वो सवाल पूछता रहे। यहाँ पे आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा इसको पढ़िए और सोचिए। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो टीचर का ये कर्तव्य है कि वो बच्चों के क्वेश्चंस को, उनकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करे, तो ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग आंसर। देन उसके बाद शुड बी इनकरेज टू, यस बिल्कुल ठीक है। देन शुड बी एडवाइज टू मीट द टीचर, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बाद में क्यों क्लास में ही उसकी क्वेरीज को सॉल्व करोगे। देन शुड बी इनकरेज टू, आप केवल सवाल ही अगर उससे इनकरेज करेंगे कि आप सवाल ही पूछते रहें तो ये इनफ नहीं है, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। सो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी है कि आप उसको सवाल पूछने के साथ साथ इनकरेज करोगे कि वो क्लासरूम डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करे, तब उसके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होंगे और उसका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्टअप होगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन बी है। नाउ स्टूडेंट्स, होमवर्क असाइनमेंट टाइम। यहाँ पर हम अपना होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे कि आपको घर में किस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, एनालाइज करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले उसको डिस्कस करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, अ मेंटली रिटार्टेड स्टूडेंट अटेंड्स योर लेक्चर एंड सिट्स इन अ डेफ एंड डम मैनर, व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? There are 4 options given to you. Make your lecture very simple and spare some extra time for him. Option B, you pressurize the student to leave the class. Option C, you don't like to spoil majority for the individual. Or option D, you do not support him at all. आप इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आप इसको अच्छे से सोचिए, समझिए और अपना आंसर तैयार रखिए। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।